हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का वीडियो मैं गैट बी पार्ट ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए बना रहा हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट ए के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो वीडियो है ये सेकेंड पोर्शन है उस पहले वीडियो का। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको उन क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाए जो मैंने वहाँ पे बता रखे हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने देखा हुआ है कि मेरे वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं और वो व्यूज़ मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइबर्स के अंदर ट्रांसलेट नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर के वीडियोस ज़रूर देखते हैं और उनसे ज़रूर उनका फ़ायदा भी होता होगा, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स से कि आप ज़रूर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब करिए ताकि जो टीचर है आपका, जो उसके एफ़र्ट्स लग रहे हैं, वो भी मोटिवेट हो सके और अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सके। तो अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो आज का वीडियो, जैसे मैंने बताया, गैट बी पार्ट ए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 का के ऊपर वीडियो है। ये वीडियो भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को कंप्राइज करेगा। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कई सारे ट्रिक्स, कई सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके गैट बी पार्ट ए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो ये है, टू फोर्स वेक्टर्स ऑफ equal magnitude act in such a way that their resultant vector has a magnitude equal to the magnitude of either of the original forces. The angle in degrees between the original forces is। तो ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पे ये एक फ़िज़िक्स का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख करके भी समझ पा रहे होंगे कि अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनके रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू, पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं और फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ज़रा देखिए, अगर मान लीजिए कि ये इस तरीके का एक वेक्टर है और ये एक इस तरीके का वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कहीं बीच से इस तरीके से जाएगा। तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो ये ऐसे जा रहा होगा और यही रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं, यानी कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि ये एक ही बराबर के हैं। तो आप जानते हैं, वैसे अगर रिजल्टेंट निकालना हो मुझे किसी वेक्टर का, तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ए और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी जो दो वेक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब अपने केस के लिए, यानी कि ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड के ये वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द ओरिजिनल फोर्सेस, यानी कि किसी एक के बराबर है। तो मैं रिजल्टेंट यहाँ पे मान लीजिए मैंने ए ही लिख दिया, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब क्योंकि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पे ए का स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस बी की जगह भी मैं ए ही लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस थीटा। ये इस तरीके का कुछ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर कॉस थीटा। ये कितने के बराबर है, ये a के बराबर है। अब यहाँ से मैं इसको इधर कंटिन्यू कर देता हूँ, इस जगह पे आप देखिएगा। तो मैं अब इधर जो LHS है उसका भी स्क्वायर कर देता हूँ ताकि हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकें। तो आप देखेंगे a का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, मैं अब अंडर रूट हटा दे रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये इधर लेके चला जाऊँ, है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब a का स्क्वायर से a का स्क्वायर आप काट दीजिए और ये 2 जो है वो इधर लेके चले आइए, यानी कि -1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप जानते हैं एक्चुअली, यहाँ पे आपको पता अगर नहीं है तो आप जान लीजिए cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। तो cos 120 यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो एक और स्टेप कर सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 120 डिग्री। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि इसका आंसर 120 डिग्री कैसे है। ये 2 वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि फिज़िक्स का क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से गैट बी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिज़िक्स में जो फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, है ना, इस तरीके की वैल्यूज़ को आपको याद होना चाहिए, तो आपके कई सारे क्वेश्चंस जो है वो आसानी से निकल जाएंगे। तो ये तो हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ज़रा जल्दी से बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है, अ डाइस, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिए। अ डाइस इज़ थ्रोन ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड इज़ 10। तो अब सिंपल सा ये क्वेश्चन है, अगर आप प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं एक साथ, तो दोनों डाइस में जोड़ करके 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं दोनों डाइस के वैल्यूज़ लिख देता हूँ। जैसे कि अगर फर्स्ट डाइस को मैंने रोल किया तो 1 आया और दूसरे पे भी 1 आया, फिर पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, फिर पहले में 1, दूसरे में 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये हो गया पहला क्रम। अब देखते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। अब यहाँ से इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और लास्ट वाला जो है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इतनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं मेरे पास, या इतने नंबर ऑफ़ इवेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ तो इतने इवेंट्स हो सकते हैं मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, वो ये बोल रहा है कि दोनों डाइस को अगर अपन ऐड करवा रहे हैं, दोनों डाइस की वैल्यूज़ को ऐड करवाएं तो 10 आए आंसर। तो आप देखिए कि 10 कहाँ कहाँ पे आ सकता है। अगर हम लोग ये वाली लाइन को देखें तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 3 + 6 9 आ रही है, इससे ऊपर की वैल्यू आ नहीं रही। अब यहाँ पे देखिए इस वाली वैल्यू में, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 आ जा रही है। अब यहाँ पे भी 10 है, इसको भी देखिए ये भी 10 आ रही है, और यहाँ पर भी देखिए इसको भी देखिए ये भी 10 आ रही है। तो यानी कि टोटल इवेंट्स कितने हैं, अगर हम टोटल इवेंट्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो टोटल इवेंट्स यहाँ पे कितने हैं, अगर हम देखें टोटल इवेंट्स इज इक्वल्स टू 36 हैं, और जो इवेंट्स हम चाहते हैं, डिज़ायर्ड इवेंट्स कितने हैं, डिज़ायर्ड इवेंट्स कितने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू डिज़ायर्ड इवेंट्स यानी कि 3 डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स यानी कि 36। तो ये 3/36 आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया सी।
ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका अगेन मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मैंने ये देखा है गैट बी पार्ट ए में प्रोबेबिलिटी के कई क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में आपको बढ़िया अच्छे से तैयारी करके जानी चाहिए अगर आप पार्ट ए बढ़िया करना चाहते हैं। तो चलिए ये भी हम लोगों ने देख लिया, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है केमिस्ट्री का। द सेल वोल्टेज ऑफ डैनियल सेल Zn to ZnSO4 CuSO4 to Cu is 1.07 volt. If reduction potential of Cu2 plus to Cu is 0.34 volt, the reduction potential of Zn2 plus to Zn is, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, आप लोगों ने किया भी होगा इस तरीके का क्वेश्चन, तो अगर हम देखें कि जो पहला सेल है, अगर हम लोग डैनियल सेल को देखें तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। आप बोलेंगे किस तरीके से सर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ये Zn है एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू ZnSO4। अब ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या है, Zn2 प्लस है, तो Zn इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस। और इसी तरीके से CuSO4 को यहाँ पे देखिए, CuSO4 में Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Cu+2, और यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ Cu2 प्लस इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cu। ठीक है, तो ये दो इक्वेजन हैं आपके डैनियल सेल की। ठीक है, ये दोनों इक्वेजन हैं आपकी डैनियल सेल की। यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब इन दोनों इक्वेजन से, यानी कि ये दोनों जो इक्वेजन डैनियल सेल पे चल रही है, इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, 1.07 वोल्ट आ रहा है। अब आपको दे दिया गया है इफ़ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस टू Cu इज़ 0.34, तो Cu2 प्लस टू Cu का पोटेंशियल दे दिया है 0.34 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस टू Zn आपसे पूछ रहा है, Zn2 प्लस टू Zn, इसका आपसे पूछ रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो 1.07 वोल्ट आ रहा है। तो जब हमको एक का पता है, यानी कि Cu वाले का पता है, तो 0.34 प्लस जो Zn वाली इक्वेजन है, इसका पोटेंशियल x मान लीजिए, ये दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 1.07 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं x को कैलकुलेट करूं तो 1.07 माइनस 0.34 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 1.07 माइनस 0.34। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.73। ये कितनी आ रही है वैल्यू, 0.73। लेकिन ये जो 0.73 आई है ना बेटा, वो किसकी आई है, इसकी आई है। यानी कि Zn2 प्लस की आई है, किसकी आई है, Zn2 प्लस की आई हुई है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। यानी कि हमारा 0.73 आ रहा था, अब जब हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू, -0.73, -0.73। तो देखें आंसर कहाँ दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है ये डी, 0.73 माइनस। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स का है। इफ़ द प्राइस ऑफ द शुगर इज़ रेज्ड बाय 25%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट अ होम मेकर शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज और हर एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, शुगर का दाम कुछ रहा होगा और उसके बाद शुगर का दाम 25% इंक्रीज़ कर दिया गया। पूछा यह जा रहा है कि अब उस होम मेकर को अपना जो कंजम्पशन था उसको कितना कम कर देना चाहिए जिससे कि उसके प्राइस के ऊपर या उसके बजट के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ये पूछा जा रहा है। तो इसको करने का क्या तरीका है, मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं कि y kg ऑफ शुगर इज़ यूज्ड, y kg ऑफ शुगर इज़ यूज्ड, y kg ऑफ शुगर हम यूज़ कर रहे हैं। इनिशियल प्राइस कितना था, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल प्राइस कितना था, ₹100। ठीक है, ₹100 इनिशियल प्राइस था और जब 25% बढ़ गया होगा, 25% जब इंक्रीज़ किया होगा तो 125 रुपीज़ हो गया होगा। ठीक है, अब जब इनिशियल प्राइस 100 रुपीज़ था तो कितना कंजम्पशन हो रहा था, आई मीन y kg ऑफ शुगर का कंजम्पशन हो रहा था, तो
कितने पैसे पड़ रहे होंगे, y के 1 kg का रेट 100 रुपये है, तो y kg का रेट कितना हो जाएगा, 100y हो रहा होगा उस समय पैसे। अब मान लीजिए कि भाई जब 125 रुपीज़ हुआ तो उसने कुछ ना कुछ रिडक्शन किया होगा अपनी यूटिलाइजेशन में। तो लेटस, इसको मैं अलग कर देता हूँ, तो लेटस कंसिडरिंग रिडक्शन इन यूजेज इज इक्वल्स टू x। तो मतलब जितना उन्होंने यूज़ करना कम किया उसको मैंने x मान लिया। तो अब कितना वो यूज़ एक्चुअल में कर रहे होंगे, y माइनस एक्स, क्योंकि इनिशियल y यूज़ हो रहा था, अब कितना हो रहा है, y माइनस एक्स हो रहा है। अब कितने पैसे लग रहे हैं, क्योंकि 125 रुपीज़ की हो गई 1 kg, तो अब इंटू 125 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। ठीक, अब ये 100y बराबर हो जाना चाहिए 125 इंटू वाई माइनस एक्स के, क्योंकि हम कह रहे हैं बजट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 125 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 100y। इसको सॉल्व कर लीजिए, 125y माइनस 125x इज इक्वल्स टू 100y। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो ये 25y हो जाएगा, 25y इज इक्वल्स टू 125x, 25y इज इक्वल्स टू 125x आ गया। अब अगर हम इसको रेशियो निकाल लें तो x बाय वाई कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x अपॉन वाई, ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x बाय वाई, तो आप 25 x बाय वाई इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 125, और अगर मुझे इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए, ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 0 ज़ा 0, यानी कि 20%। ये आ गया मेरा। सर आपने ऐसा क्यों किया, देखिए x क्या था, x मेरा था कितना रिडक्शन हुआ, y कितना था टोटल शुगर कितनी थी पहले, तो यही तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ और हाउ होममेकर शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज और हर एक्सपेंडिचर, कितना परसेंट रिड्यूस करना चाहिए। तो जब परसेंटेज निकालना है तो कितना रिड्यूस हुआ डिवाइडेड बाय जितना यूज़ हो रहा था इंटू 100 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया सर, 20% आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए, द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 टचेज द x एक्सिस एट। अब ये अगेन आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखिए है क्या इसमें, स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन दे रखी है। अब आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में होती है। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये बोल रहे हैं कि ये x एक्सिस को टच कर रही है, x एक्सिस को टच कर रही है। अब यहाँ पे एक ही मेन चीज़ है, जो स्टूडेंट ये चीज़ समझ जाएगा उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई लाइन या कोई भी चीज़ x एक्सिस को टच कर रही होती है तो उसकी वैल्यू y एक्सिस की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 0 हो जानी चाहिए। तो मैं यही y एक्सिस वाली वैल्यू 0 यहाँ पे लगा देता हूँ। तो 2x प्लस y की जगह मैं 0 लिख रहा हूँ, तो 3y 0 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू पहले ही 0 था, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, जी हाँ बिल्कुल a वैल्यू दी हुई है, तो x इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू 0 मेरा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट, तो आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फॉर्मल चार्ज इन सल्फर ऑफ SO3। अब देखिए, कभी भी जब आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि, तो फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ये इतना होता है फॉर्मूला। मैंने इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया, आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं सल्फ़र को बनाने की कोशिश करूँ या SO3 को बनाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे ये सल्फ़र 1 2 3 4 6 ये इस तरीके का। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करता हूँ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स या कि मैं दूसरे कलर से ही बना देता हूँ। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऑक्सीजन बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे इस सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड्स हैं, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं SO3 का, ठीक है। अब आप जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सल्फ़र में। भाई सल्फ़र 16th ग्रुप है, आप बहुत 6th में भी बोलते हैं उसको, 6 ग्रुप का मेंबर है। तो यानी कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग मतलब हो गया वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग है और बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो नॉन बॉन्डिंग की जगह पे मैंने 2 लिख दिया। नेक्स्ट माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बॉन्डिंग कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दो 4 हो गए, और यहाँ पे 4 खुद हैं, मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 4 ये और 2 + 2 4, यानी कि 8 हो गए। 8 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 - 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जा रहा है 0। तो दिस इज़ द फॉर्मल चार्ज इन सल्फर ऑफ SO3। तो आंसर कितना हो गया, C, यानी कि 0। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनो हेलोजेंस कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो अलग अलग, इसमें आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। इसमें से कौन सा ऑर्गेनो हेलोजन का लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप जानते हैं कि किसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब हो सकते हैं, अगर उसमें सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि अगर मैं मोल्स निकालने की कोशिश करूँ तो मोल्स कितने के बराबर होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा मोल्स आ जाएंगे उतने ही ज़्यादा, जितने ज़्यादा मोल्स उतने ही ज़्यादा मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ पे मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब मुझे मोल्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब अगर आप देखिए कि CBr ब्रोमीन की बात कर रहा है, तो अगर हम कार्बन का वेट देखें, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो ये कितना है, 12 है। अगर मैं ब्रोमीन के बारे में देख रहा हूँ तो ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जहाँ पे ब्रोमीन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा उसका वेट क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा। वेट देखिए सब में बराबर ही है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, तो वेट इज़ कांस्टेंट। तो वेट में तो सब में 1 ग्राम ही लिया हुआ है, बस 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट में अंतर आ जा रहा है। जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही मोर इज़ द मॉलिक्यूलर वेट लेसर विल बी द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मुझे चाहिए ज़्यादा मोल्स, तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट कम वाला ढूंढना पड़ेगा। तो कम मॉलिक्यूलर वेट कहाँ पे होगा, जहाँ मैक्सिमम कार्बन या मैक्सिमम हाइड्रोजन हो, ब्रोमीन मिनिमम, या कह सकता हूँ मैं ब्रोमीन सबसे मिनिमम हो। तो आप देखिए ब्रोमीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सिर्फ 1 ब्रोमीन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 कार्बन यानी कि 12 और +3 + 80, यहाँ पे देखिए क्या होगा 12 + 4 × 80,
यहाँ पे देखिए क्या होगा, 12 + 2 + 2 × 80, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12 + 1 + 3 × 80। तो आप खुद भी जोड़ करके देख सकते हैं कि इस केस में, यानी कि थर्ड वाले के केस में, मेरा मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। अगर मेरा मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है तो मेरा नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो CH3Br इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर ज़रूर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट ओके तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन और बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन। ये आपका ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन की कंबशन की पूरी इक्वेशन दी हुई है। व्हाट इज़ द अमाउंट इन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ एन ब्यूटेन। 3 मोल अगर एन ब्यूटेन के हम कंबशन कर रहे हैं तो कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी, यही हमें निकालना है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ एन ब्यूटेन, तो 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन कितना फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 8 moles of carbon dioxide. 2 moles of butane is equal to or it is forming 8 moles of carbon dioxide. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 mole of butane कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी, 8 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 मोल्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 3 मोल्स ऑफ एन ब्यूटेन क्या करेगा। तो 3 मोल्स के लिए आप सीधे इसको सॉल्व करिए। तो 8/2 × 3, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12। तो 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये हो गया आंसर ए। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। ये भी अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द हाफ लाइफ of a chemical reaction is 1386 seconds. The specific rate constant of the reaction is। अब आपको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स की बात कर रहा है। तो अगर हमको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालना है, एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स है तो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू 0.693, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पे मुझे टाइम या टी हाफ दिया हुआ है कितना, 1386 सेकेंड्स। तो 1386 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो के की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, तो के विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन 1386। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, जब मैंने सॉल्व किया था तो 5 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स आने लगा था। दिस वाज द आंसर। तो 0.5 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स ये आंसर आ रहा था। तो आप ये वाला आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो उम्मीद है कि अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये इजी है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है, अ मास ऑफ 5 kg इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। इफ़ द मास मूव्स विद 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी। अब देखिए, एक मास है, 5 kg का मास है और वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर। और इफ़ द मास मूव्स विद 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट की स्पीड से वो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल्स टू 5 kg, ये दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस की मैं अगर बात करूँ, रेडियस इज इक्वल्स टू 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और रिवॉल्यूशंस पर मिनट दिया हुआ है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट दिया हुआ है 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि
आखिर हम, क्योंकि ये एंगुलर मोशन कर रहा है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। अब आप ये बात जानते हो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, 2 पाई और ये एफ, ये फॉर्मूला यहाँ पे मेन है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है आप जानते हैं, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना। तो ओमेगा क्या होता है, आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ओमेगा की वैल्यू अगर निकालूँ तो 2 इंटू पाई इंटू एफ, एफ क्या है यहाँ पे, ये रोटेशंस पर मिनट यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2 इंटू पाई इंटू रोटेशन 300 ये दिया हुआ है, तो 300 रोटेशंस पर मिनट दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे इसको पर सेकंड कैलकुलेट करना है, तो 300 डिवाइडेड बाय 60 कर देना है। तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू मुझे पता चल गई 10 पाई। अब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा के बराबर होती है। यहाँ पे r भी आपको दिया हुआ है 1 मीटर, और ओमेगा दिया हुआ है आपको, मैंने निकाला है यहाँ पे 10 पाई, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो v यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। v आ गया 10। अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 एम इंटू वी का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 हो गया। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, और साथ में यहाँ पे 10 पाई था, राइट, तो पाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 500 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 250 पाई का स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया ए, 250 पाई का स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये अगेन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपने देखा तो अ 6.5 मीटर लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, द हाइट इट वुड रीच ऑन द वॉल इज। अब देखिए, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली बनाएं तो ये वॉल है, और इस वॉल से सटा करके मैंने एक लैडर रखी है। अब इस लैडर का बेस से डिस्टेंस दिया हुआ है ऐसे, ये यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस, कितना दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये 2.5 मीटर इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। 6.5 मीटर की लैडर की लेंथ दी हुई है। तो अब ये पूछ रहा है हाइट, यानी कि किस हाइट तक ये लैडर पहुँचेगी, यानी कि इस हाइट को ये पूछ रहा है। तो अब ये तो आप सीधे से निकाल सकते हैं, एक इसके ऊपर बेस्ड है, आप समझ रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हम हाइट का स्क्वायर लिख दें, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, यानी कि 6.5 का स्क्वायर के बराबर। तो ये h का स्क्वायर मुझे निकालना है, h का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.5 का स्क्वायर, ये कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा, 6.5 का अगर आप स्क्वायर करें तो वो 42.5 होगा, ठीक। और 2.5 का स्क्वायर करें तो ये h का स्क्वायर प्लस 2.5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये 6.25 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 42.5 आएगा। तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा, और h इज इक्वल्स टू आप √36 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि हाइट जो होगा वो 6 होगा। सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन हो गया मैथमेटिक्स का। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपके। आगे बढ़ते और देखते हैं, ये भी एक मैथ्स का क्वेश्चन है। ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द जर्नी। व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशन को फॉर्म कर लेना है, ठीक है। कौन कौन सी 2 इक्वेशन को फॉर्म करना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द जर्नी।
ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि स्पीड 1, जो स्पीड पहली स्पीड है, स्पीड 1 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन टाइम 1 लिख दीजिए। और स्पीड 2 यानी कि जब वो स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हमें 1 घंटा कम समय लग रहा है, तो 360 अपॉन T1 माइनस 1, ये हो गया स्पीड 2 का फॉर्मूला। अब अगर हम इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करें तो जब लिखा हुआ है कि जब स्पीड, जो सेकंड स्पीड थी वो 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी स्पीड 1 के अपेक्षा, तो हमें टाइम जो लग रहा था वो कितना टाइम लग रहा था, T1 माइनस 1 टाइम लग रहा था। तो अब भाई एक्चुअली स्पीड 1 और स्पीड 2 में कितना अंतर है, 5 किलोमीटर पर आवर का ही तो अंतर है। तो मैं क्या करूं, स्पीड 1 में मैं 5 किलोमीटर ऐड कर दूं, तो स्पीड 1 कितनी है, 360 अपॉन T1 है, या टी लिख सकते हैं। तो मैं इसमें 5 किलोमीटर जोड़ देता हूँ, यानी कि 360 अपॉन T1 प्लस 5, ये कितने के बराबर हो जाएगी, S2 के बराबर हो जाएगी, जो कि है 360 अपॉन T1 माइनस 1। बस ये इक्वेशन मेरी है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें नोन हैं, सिर्फ एक वैल्यू अननोन है, और वो है कितना, वो है टाइम की वैल्यू। टाइम मुझे नहीं पता है, तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप अगर यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। मैं इसको नीचे करता हूँ, तो T1 हो गया, तो ये 360 प्लस 5T1 ये हो गया इज इक्वल्स टू 360 अपॉन T1 माइनस 1 हो गया। अब इसको अगर फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए तो ये हो जाएगा 360 प्लस 5T1 इंटू T1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 360T1, ये हो गया। अब फाइनली जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ रही है, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो मैं एक नए पेज पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, तो अब एक नए पेज पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 360t माइनस 360 प्लस 5t का स्क्वायर माइनस 5t इज इक्वल्स टू 360t, ये आ रहा है सॉल्व करने के बाद। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको 360t कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से मैं 5 को प्लस 5 को मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -72 प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन हो गई कौन सी, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। तो टाइम की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, टाइम टी स्क्वायर, इसको दो फैक्टर इसके हमको निकालने पड़ेंगे, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 90 और 80, क्योंकि 9 इंटू 8 72 होता है। तो अब यहाँ पे आप -72 लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 0 हो गया। टी यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, टी माइनस 9 और प्लस 8 को टी माइनस अगेन 9 हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, टी प्लस 8 इंटू टी माइनस 9। तो या तो टी की वैल्यू -8 होगी या टी की वैल्यू +9 होगी। बहरहाल क्योंकि प्लस ही वैल्यू हो सकती है, टाइम की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती, तो टाइम की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी आ गई, +9 वैल्यू आ गई। ठीक है, 9 वैल्यू आ गई। अब अगर 9 वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो टाइम की वैल्यू या T1 की वैल्यू जब 9 आ गई, तो हमसे पूछ रहा है स्पीड कैलकुलेट करिए। अब स्पीड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने पहले ही लिखा हुआ था, तो डिस्टेंस था 360 किलोमीटर अपॉन टाइम मुझे पता चल गया है 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 40 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ जाएगी। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन यहाँ मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो 360 अपॉन T1 था, तो 40 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया, यानी कि डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें मिला करके। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको गैट बी पार्ट ए का काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं एक थर्ड पार्ट इसी गैट बी का, पार्ट ए का, आप चाहते हैं कि एक थर्ड वीडियो भी मैं बनाऊं, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा,
और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप थर्ड पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते। इसके अलावा मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा।